वेलकम क्लास। आज हम फिजियोलॉजी का 8th चैप्टर सेकेंड यूनिट में है आपका वो स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट टर्न पर हमने मसल फिजियोलॉजी के बारे में डिटेल से बात करी थी और अब हम आते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों पर। तो हमारा जो शरीर है उसमें होम्योस्टेसिस की स्टेट में वो रहता है। समस्थापन समस्थापन का मतलब क्या है कि एक नियत स्थिति में वो क्रियात्मक स्वतंत्रता रखते हुए एक साम्य की अवस्था में वो हमेशा रहता है। ये जो हमारे शरीर में जो समस्थापन की स्थिति है, ये दो इंटीग्रेटेड सिस्टम, एक आपका तंत्रिका तंत्र हो गया और दूसरा आपका एंडोक्राइन सिस्टम हो गया। तंत्रिका तंत्र के बारे में भी हम पहले डिटेल से पूरा पढ़ चुके हैं। इन दोनों ही तंत्रों की जो क्रियाएं हैं, या जिसको हम कहें कि इन दोनों तंत्रों का अंतःक्रिया इंटरैक्शन के द्वारा हमारे शरीर में समस्थैतिकता को बनाए करके और रखा जाता है। यानी सदैव हमारा शरीर जो है वो समस्थापन की स्थिति में रहता है। ओके, तो जनरली हमने देखा है कि तंत्रिका तंत्र के द्वारा जो अनुक्रिया प्रदर्शित होती है वो लोकेलाइज्ड होती है, कुछ समय के लिए होती है और तेज होती है, और उससे आपका तंत्रिका आवेग बनता है, ये हम पढ़ चुके हैं। और उसमें न्यूरॉन एंडिंग पर कुछ केमिकल्स जो हैं वो सीक्रेट किए जाते हैं, जिनको कि हम न्यूरोट्रांसमीटर्स या न्यूरो ह्यूमर्स कहते हैं। लेकिन हमारा जो तंत्रिका तंत्र है वो कुछ रासायनिक पदार्थों को सीधे रक्त में स्रावित करता है, जिनको कि हम हार्मोन कहते हैं। तंत्रिका तंत्र के विपरीत अगर हम तुलना करें इससे, तो हम ये पाते हैं कि इस क्रिया में समय लगता है, क्योंकि हार्मोन जो है वो अपने टारगेट ऑर्गन्स तक ब्लड के द्वारा पहुंचाया जाता है। दोनों ही तंत्रों में केमिकल का सिक्रीशन हो रहा है, लेकिन जो न्यूरो ह्यूमर हैं उनका प्रभाव तेजी से होता है, एक छोटे भाग में होता है और कुछ समय के लिए भी होता है। जबकि हार्मोन जो है वो क्योंकि रक्त के द्वारा ले जाए जाते हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र भी हम पढ़ चुके हैं और तंत्रिका तंत्र भी पढ़ चुके हैं, तो इसके कारण से इनका जो प्रभाव है वो थोड़ा धीमा होता है, लेकिन वो लंबे समय तक बना रहता है। और किसके द्वारा क्रिया करेगा? ये अपने टारगेट ऑर्गन्स के द्वारा। जो एंडोक्राइन सिस्टम है हमारा, उसमें दैहिक तंत्र जो है वो आते हैं। इसमें आपका पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, ये तीनों ही चीजें हम पढ़ चुके हैं। फिर मेटाबॉलिज्म हो जाएगा आपका, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। इनकी जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं, कार्यकीय क्रियाएं हैं, उनके संचलन में इसका नियंत्रण जो है वो रहता है। इसके अंदर कुछ विशिष्ट प्रकार की ग्रंथियां आती हैं, जिनको कि हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो कहते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स इनको कहा जाता है। क्लियर? ओके। ये ग्रंथियां शरीर के विभिन्न भागों में स्थित होती हैं। अब अंतःस्रावी ग्रंथियां होती क्या है? तो इनको हम डक्टलेस ग्लैंड्स कहते हैं, तंत्रिका विहीन ग्रंथियां। वे ग्रंथियां जो तंत्रिका विहीन हैं और अपना सिक्रीशन सीधे रक्त में डालती हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो आपके कोर्स में यहाँ पर हम पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायरॉइड, थाइमस, पेंक्रियास और एड्रिनल, और इसके अलावा कुछ शरीर के जो अंग हैं वो भी आपका अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में काम करते हैं, जैसे आपका टेस्टिस और ओवरी और किडनी। इसके अलावा पाचन में हमने देखा था कि आपका आमाशय और इंटेस्टाइन ये भी हार्मोन सिक्रीट करते हैं। इसके अलावा एक हार्मोन जो कि प्लेसेंटा के द्वारा सिक्रीट किया जाता है, HCG, ये प्रमुख है। तो इन डक्टिलियस ग्लैंड का जो केमिकल सिक्रीशन है उसको ही हम हार्मोन कहते हैं। वास्तव में हार्मोन क्या है कि हार्मोन जो है वो केमिकल मैसेंजर है। तो इससे विज्ञान की एक नई शाखा जूलॉजी की हमारे पास में बनी, जिसमें कि हम
तंत्रिका नहीं, अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और उनसे सिक्रीट होने वाले केमिकल सिक्रीशन यानी कि हार्मोन के बारे में अध्ययन जो है हम करते हैं। इसको अंतःस्राविकी या एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। क्लियर? ओके, चलते हैं हम इसके बाद आगे। हिस्ट्री के बारे में अगर हम बात करें तो हार्मोन के बारे में हमें जितना भी ज्ञान है वो 19वीं शताब्दी की देन है कि वहां से ये हमारे को ज्ञान जो है वो इसमें ज्यादा मिलना चालू हुआ। तो 19वीं शताब्दी में बर्थोल्ड 1949 ने अपने अध्ययन में ये देखा कि पक्षियों में अगर जननों को हटा देते हैं या उनका प्रत्यारोपण करते हैं तो उनमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स पर प्रभाव पड़ता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं? जो कि जब ये विकसित होते हैं प्राणी वयस्क अवस्था में जब आते हैं तब नर और मादा में कुछ एक्सटर्नल मार्फोलॉजिकल चेंजेस जो हैं वो होते हैं। इसके अलावा प्राचीन समय से जनन नाशन के परिणाम हम जानते हैं। उनको हम ये कह सकते हैं कि पता नहीं होगा, लेकिन जैसे गांव में जो किसान लोग हैं या जो खेती करते हैं, आजकल तो बैल जो है वो कम हो गए हैं, लेकिन पुराने लोगों से आप बात करें तो आपको बताएंगे वो कि बैलों का कैस्ट्रेशन वो करते थे, बधियाकरण जिसे कहा जाता है, यानी उनके टेस्टिस को दबा करके और निष्क्रिय कर दिया जाता था, और वो ये चीज जानते थे कि इससे एग्रेशन उनका कम हो जाता है। लेकिन उस समय पर वास्तविक कारणों का ज्ञान नहीं था, और उसके बाद में 1885 में क्लॉड बर्नार्ड ने न्यूरल इंटरनल सिक्रीशन शब्द का उपयोग किया और अपने अध्ययन के परिणामों को समझाने का प्रयास किया। इसी तरह से एडिसन ने प्रयोग में ये पाया कि एडिनल जो ग्लैंड है हमारी अधिवृक्क ग्रंथि, इसको अगर हम सर्जरी से हटा देते हैं या निष्क्रिय कर देते हैं तो एक रोग उत्पन्न हो जाता है, और इस रोग को एडिसन्स डिजीज जो है वो नाम दिया गया। और हमें बाद में पता चला कि ये जो है वो एड्रिनल हार्मोन की कमी के कारण से होने वाला रोग है। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, ये ध्यान रखना है आपको कि फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी किसे कहा जाता है? तो थॉमस एडिसन को ही फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। इसी तरह से अगर हम 20वीं शताब्दी में आते हैं तो बेनिस और स्टार्लिंग ने अपने प्रयोगों में ये पाया कि इंटेस्टाइनल वॉल से, यानी आपका छोटी आंत की भित्ति से एक सब्सटेंस जो है वो सिक्रीट होता है। ये हम पढ़ चुके हैं, और वहां मैंने आपको बताया था कि एक हार्मोन का सिक्रीशन वहां पर होता है जिसको कि सिक्रीटिन कहा जाता है। और यहाँ आपका एक दूसरा क्वेश्चन आता है कि हार्मोन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो दो क्वेश्चन हो गए हैं यहाँ पर आपके एक एक नंबर के। एक तो फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी कौन है? थॉमस एडिसन। और दूसरा जो स्टार्लिंग है, मैंने आपको बताया था वहां पर, अगर आपको याद हो, बेलिस और स्टार्लिंग, इन्होंने उसका वहां पर प्रयोग में ये किया था कि जो सिक्रेटिन जो है वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत है, उसकी दीवार से सिक्रीट जो है वो किया जाता है। और इन्होंने ही, स्टार्लिंग ने ही सबसे पहले हार्मोन शब्द का प्रयोग जो है वो किया था। तो ये क्वेश्चन बनता है आपका इसके ऊपर। अब अगर हम बात करें कि इसका ओरिजिन किस प्रकार से हुआ है, तो जनरली इंटीग्रेशन का काम जो है वो तंत्रिका तंत्र का है, लेकिन विकास की अवस्था में कुछ न्यूरॉन्स जो हैं वो तंत्रिका कोशिकाओं से के सामान्य कार्यों से अलग कुछ सिक्रीशन का काम जो है वो करने लग गए, और इनको हमने क्या कहा? न्यूरो हार्मोन्स कहा। तो तंत्रिका तंत्र में जो न्यूक्लियस जो है पाए जाते हैं वो इन का सिक्रीशन जो है वो करते हैं। बाद में एड्रिनल ग्लैंड जब हम पढ़ेंगे तब हम वहां पर बात करेंगे इसके अंदर कि एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस। जो न्यूरोहाइपोफाइसिस है उसके हार्मोन्स का सिक्रीशन जो है वो तंत्रिका तंत्र के द्वारा किया जाता है। इन दोनों को, इसको बाद में हम वहां पर बाद में देखेंगे। तो विकास जिस प्रकार से होता गया जंतुओं का, तो उसमें कुछ ऊतकों के भाग भी इन तंत्रिका कोशिकाओं के साथ मिल गए, और इस तरह से अंतःस्रावी ग्रंथियों का विकास हुआ, जिनमें कि डक्ट्स जो हैं वो नहीं होती हैं। तो ये आपका वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट दोनों में ही ये पाई जाती है। ओके। तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो हैं उनमें
कुछ स्थानों पर ये एक्टोडर्मल और मिजोडर्मल ओरिजिन है, और कुछ जगहों पर हम देखते हैं कि ये एंडोडर्म से इनका ओरिजिन हुआ है। जैसे क्रस्टेशिया के वाई ऑर्गन, कीटो में अगर हम देखें तो प्रोथोरेसिक ग्लैंड्स और कार्पोरा एलेटा, ये पेलेटा लिखा हुआ है आपकी बुक में, उसको देख लेना आप, कार्पोरा एलेटा, ये एक्टोडर्म से विकसित होते हैं। जबकि जो कशेरुक जंतु हैं उनमें मेडुला, पिट्यूटरी एक्टोडर्म से, और एडिनल कॉर्टेक्स अंडाशय और वृषण ये मेजोडर्म से बनते हैं। जबकि आपका थायराइड, पैराथायराइड और आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस, लैंगरेंस द्वीप समूह, ये एंडोडर्म से विकसित होते हैं। तो जेनिकन ने कहा कि अकशेरुकी जंतुओं में एंडोडर्म से विकसित अंतःस्रावी ग्रंथियां नहीं पाई जाती है, और यह भी माना कि उद्विकास के दौरान हार्मोन भी सबसे पहले आपका अकशेरुकी जंतुओं में ही प्रकट हुए हैं। तो ये इसका ओरिजिन किस प्रकार से हुआ है, इसको अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो जो एक प्लान है ये, कि जिसमें हम बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर कि इसका विकास जो है वो किस प्रकार से हुआ है। इसको अगर आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये देखिए पूरा कि विकास की अवस्था में सबसे पहले जो फेरेंक्स है आपकी, ये फेरिंजियल पाउच है, फिर ये आपका बकल कैविटी, थायराइड जो है वो फेरेंक्स से डेवलप हुई है, जो कि वहां से एक मीडियन आउटग्रोथ के रूप में डेवलप वहां पर होती है। और जो रात के पाउच है आपका, वो आगे चल करके पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो बनाता है। फिर आपका इसोफेगस और लैरिंक्स, ये आपका लंग्स जो है, फिर ये एलिमेंट्री कैनाल, उसके साथ में लीवर, गॉल ब्लेडर, और यहाँ पर आपका पेंक्रियाज आ जाता है। ठीक है, इसी तरह से आपका योग से, ये एम्ब्रियोनल स्टेज की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, और ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है जो कि सिक्रेटिन हार्मोन का सिक्रीशन वहां पर ये करती है। तो ये एक जनरल बॉडी प्लान है कि किस प्रकार से विकास इनके अंदर हुआ है। तो ये मैं बता चुका हूं आपको अभी कि कौन कौन से जंतुओं में कौन कौन सी ग्रंथियां जो हैं वो किन जन स्तरों से उत्पन्न होती है। तो ये एक अच्छी टेबल है जहां पर कि ये सारी डिटेल जो है वो दी हुई है, और अभी मैंने आपको इसके बारे में बताया है कि एक्टोडर्म, मेजोडर्म और एंडोडर्म से इसका ओरिजिन होता है। अब हम आ जाते हैं हार्मोन्स के ऊपर, कि हम जैसा हमने कहा था कि हार्मोन शब्द जो है वो स्टार्लिंग के द्वारा दिया गया है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? उत्तेजित करना, किसी कार्य को करने के लिए उत्तेजना जो है वो ये पैदा करता है। लेकिन वास्तव में ये एक भ्रामक शब्द है कि सभी जो हैं वो इस प्रकार की क्रियाएं नहीं करते। केवल इसका यही काम नहीं है कि ये आपको एक्साइट करता है, उत्तेजित करता है। शेरर और शेरर ने हार्मोन के कुछ सामान्य कार्य जो हैं वो बताए हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं जो कि हार्मोन के द्वारा किए जाते हैं। पहली चीज रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी, कि हार्मोन जो हैं वो जो जननिक क्रियाएं हैं उन पर नियंत्रण का काम करते हैं। जैसे आपका फॉर्मेशन ऑफ गेमीट, युग्मकों का निर्माण, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, और उसके अलावा जो सहायक जननांग हैं उनका डेवलपमेंट से लेकर के और मेंटेनेंस। और फिर हम आ जाते हैं कि जब वो वयस्क अवस्था में आता है तब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बनना, और फिर उसके बाद और आगे चल करके फिरामोन का सिक्रीशन करना और गैमीट को शरीर से बाहर छोड़ना। ये सभी जनन से संबंधित क्रियाएं हार्मोन के नियंत्रण में होती हैं। ओके, ये तो एक फंक्शन हो गया इसका। दूसरा, इनका ग्रोथ, मैच्योरेशन और डिजेनरेशन, वृद्धि, परिपक्वता और पुनरुद्ध भवन। तो हमारे शरीर में जो वृद्धि होती है, जैसे वो ग्रोथ हार्मोन से हो रही है, कीटो में निर्मोचन जो हो रहा है एक्डाइसोन हार्मोन से, और डेवलपमेंट। इसके अलावा जो रीजनरेशन होता है, जिसमें कि प्राणी के शरीर का कोई एक छोटा भाग पूरे शरीर का निर्माण जो है वो कर लेता है। और एक होता है डायपाज, जिस कंडीशन में वो है उसी कंडीशन में रुक जाता है, इसको उपरति कहा जाता है। देन मेटाबॉलिज्म और होम्योस्टेसिस, ये मैंने आपको बताया था पहले कि उपापचय क्रियाओं का संचालन जो है वो जो आंतरिक कारक हैं शरीर में, जैसे ताप हो गया, जल हो गया, ग्लूकोज और खनिज लवण हो गया, और आयनिक बैलेंस बनाए रखना, ये भी फंक्शन इसके द्वारा किए जाते हैं। तो होता किस प्रकार से है ये कि हमारे शरीर में
कुछ बाह्य संवेदनाओं को ग्रहण करने वाले संवेदी अंग होते हैं। जैसे हम बात करें, बाह्य कारक कौन से हो गए आपके? प्रकाश, तापक्रम और शरीर के अंदर जो भोजन आप ले रहे हैं। इसी तरह से जो वातावरण का जो दाब है, ये हम इनमें जो होने वाले परिवर्तन है, हम पहले बात कर चुके हैं तंत्रिका तंत्र में कि जो संवेदी अंग हैं वो इन में होने वाले परिवर्तन की सूचना तंत्रिका आवेग के द्वारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक ले जाया जाता है, जिसमें कि आपका हाइपोथैलेमस जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अब इसके अकॉर्डिंग आपका जो हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस डिफरेंट हार्मोन्स जो है उनका सिक्रीशन करता है। बाद में हम इस हार्मोन की जो क्रियाविधि पढ़ेंगे तब बात करेंगे। GHRF ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, CRF, TRF, FSHRF, LRF और PIF। यहाँ पर F क्या है? फैक्टर्स है कि ये इसके द्वारा हार्मोन का सिक्रीशन जो है वो किया जाता है। किसी दूसरी ग्लैंड को ये हार्मोन के सिक्रीशन के लिए उत्तेजित करते हैं। जैसे हाइपोथैलेमस जो है वो पिट्यूटरी की क्रियाओं का नियंत्रण करता है। बाद में हम पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ेंगे तब बताएंगे कि इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता था, लेकिन बाद में पता चला कि ये हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में होती है। तो हाइपोथैलेमस के द्वारा स्रावित होने वाले इन रिलीजिंग फैक्टर्स के द्वारा डिफरेंट हार्मोन्स जो हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं। जैसे GHRF ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, ये आपका ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करवाता है। इसी तरह से कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर CRF, ये आपका एंटीरियर पिट्यूटरी से ACTH एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन का सिक्रीशन करवाता है, जो कि आगे चल करके आपका एड्रिनल ग्लैंड को इंड्यूस करता है एड्रिनलिन हार्मोन के सिक्रीशन के लिए। या जैसे कॉर्टिसोल वगैरह हो गए, मिनरलोकॉर्टिकोइड्स हो गए, इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इसी तरह से TSH, FSH, LH और LTH, ये डिफरेंट ऑर्गन्स के द्वारा जो ग्लैंड्स हैं उनके द्वारा सिक्रीट होने वाले हार्मोन, उनको प्रभावित करने वाले हार्मोन ये हैं। तो ये हो जाता है हमारा कि आपका तंत्रिका तंत्र, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड में इस तरह से संबंध जो है वो पाया जाता है। ओके, फिर बात करते हैं हम कि अडेप्टेशन से रिलेटेड एक्टिविटीज, अनुकूलता से संबंधित क्रियाएं। तो जो बाह्य कारक हैं जैसे प्रकाश हो गया, ताप हो गया, एयर फ्लो हो गया, या जो कलर चेंज हो गया आदि से संबंधित जो क्रियाएं हैं वो भी हार्मोन के द्वारा नियंत्रित जो है वो की जाती है। तो हार्मोन इन सभी क्रियाओं को उत्प्रेरक के रूप में बहुत कम मात्रा में उपस्थित होकर के और करवाते हैं, और जिस अंग पर हार्मोन अपना प्रभाव प्रदर्शित करते हैं उसको हम उस हार्मोन का टारगेट ऑर्गन जो है, लक्ष्य अंग जो है वो कहा जाता है, जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड से दूर स्थित होता है। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड्स की बात करी हमने यहाँ पर कि TSH हार्मोन सिक्रीट कर रही है, इसका टारगेट ऑर्गन कौन सा होगा? आपका थायराइड ग्लैंड होगी। ठीक है। इसी तरह से FSH जो है वो उसका टारगेट क्या होगा? ओवरी होगी। तो वो दूर जो है वो स्रावित दूर होता, स्थित होता है, और वहां से उस हार्मोन के प्रभाव से वो अपना कार्य जो है वो करता है। ज्यादातर हार्मोन को रासायनिक रूप से अगर हम देखें तो ये प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, लेकिन कुछ हार्मोन एमीन, पॉलीपेप्टाइड और स्टेरॉइड प्रकृति के भी होते हैं। ये क्या होते हैं इनके बारे में हम बाद में डिटेल से बात करेंगे। ओके, तो हार्मोन की एक निश्चित मात्रा जो है वो टारगेट ऑर्गन तक जाती है, और वो आवश्यक होती है उस टारगेट ऑर्गन के फंक्शन को फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। अगर हार्मोन की ये मात्रा में कमी हो जाती है या ज़्यादा हो जाता है तो इसको कारण से शरीर में कई रोग जो है वो उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसके लिए हमारे शरीर में एक फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो पाया जाता है। यदि